Hello everyone, welcome to the Commerce Setup platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29% in commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपकी ये यूनिट है बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. The study of financing and investment decisions made from the theory to practice, making of decisions about which investment the business should make, management of money on any other valuable assets. देखो, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो फाइनेंस कहाँ से लेकर आओगे, कितना फाइनेंस की ज़रूरत होगी, कहाँ पे अपना आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन से बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहते हो, आपको कितने फाइनेंस की नीड है अपने बिजनेस को चलाने के लिए. दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लान. ये प्लानिंग से शुरू होता है क्योंकि इसके अंदर हमें फाइनेंस को मैनेज करना होता है. ठीक है, हैविंग कैश एंड रिसोर्सेज इज नॉट इनफ. यानी सिर्फ कैश होना, रिसोर्स होना, हमारे पास चलो इतना कैश है तो हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतना काफी नहीं है क्योंकि इसका जो मेन मकसद होता है या मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ. ये कोशिश इतना करता है कि जो भी शेयर होल्डर्स है ना उनके पैसों को बढ़ाओ, उनकी वेल्थ को जितना हो सके बढ़ा सकें. इसीलिए ये लोग उन एक्टिविटीज को, रिसोर्सेस को प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ताकि जब वो पैसा लेकर आए तो कम कॉस्ट पे मिले उन्हें पैसा. मतलब जहां से उधार लाते हैं, डेट लेते हैं तो कम कॉस्ट लगे, साथ ही साथ उन फंड्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है. अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल बजटिंग है, अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल है. दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आता है. डिविडेंड डिसीजन के अंदर रिटेन अर्निंग और डिविडेंड आता है, यानी कितना पैसा आप अपने पास रखोगे प्रॉफिट का और कितना आप डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को बांट दोगे. अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको बताया कि अगर आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स एसेट्स मानी लंबे टाइम के लिए, तो उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. और अगर आप करंट एसेट्स या कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोला जाता है. फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब भी यही होता है कि फाइनेंस को कहाँ से रेज करोगे, डेट लोगे, इक्विटी लोगे, कहाँ से लाओगे, उधार भाई कहाँ से लेके आना है, और ऐसी जगह से लाना है जहां हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, ब्याज कम से कम देना पड़े. और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, यानी आपका जो नेट प्रॉफिट आया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे एज अ डिविडेंड या फिर आप उसे अपने पास रखना चाहोगे. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, इंश्योर्स रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड्स. यानी हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए फंड्स का, हमारे पास कोई भी कमी नहीं हो. इंश्योर एडुकेट रिटर्न्स ऑफ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को उनके लगाए हुए पैसे का रिटर्न खूब सारा मिले, जितना हो सके. इंश्योर्स ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन. फंड का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करना है, वेस्ट नहीं करना है. इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर जो शेयर होल्डर उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो उनका पूरा आपको सेफ्टी की रखनी पड़ेगी कि उनको टाइम टू टाइम रिटर्न मिलता रहे. प्लान्ड अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर. आपको डेट और इक्विटी दोनों को बैलेंस करके लेना पड़ेगा. ये नहीं कि आपने डेट ज्यादा ले लिया, इक्विटी कम है. यानी आपको अपना एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जहां दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए. अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग वेल इन एडवांस हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस. आफ्टरवर्ड्स डिसाइडिंग फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फंड्स आर टू बी कलेक्टेड एंड प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पहले से सोच लेना. एडवांस में सोच लिया कि अगर मैं ये बिजनेस करने जा रही हूँ टेडी बियर का, तो मुझे कितनी जरूरत होगी फंड की, कितना पैसा मुझे चाहिए मेरे बिजनेस के लिए. उस अगर डिसाइड करने के बाद फिर मैं ये देखूंगी कि मुझे फंड्स कहाँ से इकट्ठा करने हैं, कहाँ से इकट्ठा करने हैं, और इन फंड्स का जितना यूज करूंगी कि मुझे अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिल सके. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज टास्क ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होता है? देखो, आप पहले से सोचते हो, यानी एडुकेट फंड्स. आप पहले से सोच के चलोगे तो आपके पास फंड्स एडुकेट होना जरूरी है. मिनिमाइज द कॉस्ट इकोनॉमी. आप कोशिश करोगे कि जो आप फंड ला रहे हो जहां से, वहां कम से कम कॉस्ट पड़े आपको. मैचेस ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क. कॉस्ट एंड रिस्क दोनों बराबर होने चाहिए.
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कभी कोई दिक्कत आ गई, कोई चेंज आ गया इन्वायरमेंट में, तो आप फटाक से उसे चेंज कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, देखो सबके समझ में आना चाहिए, उसको कॉम्प्लिकेशन मत बना देना। आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाओ तो सबको समझ में आना चाहिए, सिंपल भाषा में सिंपल स्ट्रक्चर में होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म पीरियड, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा हम लोग आगे तक के लिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा, और ऑप्टिमम यूज करते हैं अपने फंड्स का, जितना हो सके उसका पूरा यूज करें, निचोड़ दो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब बात करते हैं लेवरेज की। लेवरेज इज द यूज ऑफ बोरोड फंड्स फ्रॉम द फंडिंग द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इन द होप दैट द इनकम ऑफ द न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन वुड सरपास द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। लेवरेज का सीधा मतलब होता है कि जब आप उधार लिए हुए पैसे लेते हो, डेट, जब उधार पैसे लेते हो और उसका जब आप यूज करते हो अपने बिजनेस के अंदर, उसे बोलते हैं लेवरेज। समझ में आ गया? लेवरेज का मतलब जो आप डेट लेकर आए हो, जो आप बोरोड फंड लेकर आए हो, जो आप उधार पैसा लेकर आए हो, उसका यूज करना अपने बिजनेस में। चाहे तो आप एसेट्स खरीद लो, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए। उधार किए हुए पैसे का इस्तेमाल करना अपने बिजनेस में, उसे बोलते हैं लेवरेज। टाइप्स हैं लेवरेज के, ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज है। अगर सिंपल से फॉर्मूले की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो सेल्स और ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट। मैं आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगी। ईबीआईटी का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये रिश्ता दिखाता है कि सेल्स और प्रॉफिट में क्या उतार चढ़ाव होता है, और ये बिजनेस रिस्क को बताता है। वही फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो रिश्ता बताता है प्रॉफिट में और जो शेयर होल्डर की इनकम है, जितना वो रिटर्न कमाएंगे, उनके बीच का रिश्ता, प्लस ये फाइनेंशियल रिस्क को दिखाता है। और कंबाइंड लेवरेज जो है वो दोनों को ही दिखाता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस दोनों। अब वन बाय वन पढ़ लेते हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करूं तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ डिग्री टू विच अ फर्म यूजेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाइंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम एन इंक्रीज इन रेवेन्यू। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब यह होता है कि फर्म जो है, देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का सीधा मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट से, कि हमारी फिक्स कॉस्ट होते हुए अगर सेल्स में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो प्रॉफिट दुगने से बढ़ता है। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट दुगने से बढ़ता है। सपोज करिए मेरी एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान है तो 5 रुपए चाय मसाला बनता है, 10 रुपए की मैं चाय बेचती हूँ, और मेरा बिजली का बिल, रेंट वगैरह मेरा 1,000 है, जिसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो बेटा अगर मैं प्रॉफिट कमाऊं या लॉस कमाऊं, 1,000 रुपए तो मुझे देने ही देने हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि अभी मैं दिन के 10 रुपए की एक चाय दे रही थी, और दिन में मान लीजिए 300 लोग आ जाते हैं, तो 3,000 की चाय मेरी बिक गई, तो इसमें मेरा फिक्स कॉस्ट भी निकल गया। निकल गया ना भाई, 1,000 का था, मैंने बताया था 3,000 मैंने कमा लिए, तो 1,000 निकल गया, 2,000 मेरे बच गए। तो यानी सेल्स में बढ़ने से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। याद रखना, ऑपरेटिंग लेवरेज ये बोलता है कि सेल्स के बढ़ने से आपका ऑपरेटिंग इनकम दुगना बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको ब्रेक इवन सेल्स के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आपके बिजनेस रिस्क को बताता है। इसलिए याद रखिएगा, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज रहेगा उतना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका रहेगा, सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है? लेकिन रिस्क भी फिर उतना ही रहता है। अब डिग्री याद कर लेना इसके, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्वेश्चन यही से आते हैं फॉर्मूले से। अब आता है फाइनेंशियल लेवरेज। देखो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब, अब आपने, मैंने चाय की दुकान जो खोली हुई थी, अब चाय की दुकान खोलने के लिए मैंने लोन तो लिया होगा ना किसी से, बैंक से। तो बैंक से लोन लिया है तो उसका जो मैं ब्याज देती हूँ वो फाइनेंशियल लेवरेज है। फाइनेंशियल लेवरेज डिफाइन एज अ डिग्री टू विच अ फर्म यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ फर्म रिटर्न, यानी ब्याज देने के लिए। अच्छा अब एक बात बताओ कि अब जो मेरे पास 2-3 हजार की कमाई हो रही थी, 1,000 मेरा फिक्स कॉस्ट कट गया, और मान लीजिए 1,000 मेरा ब्याज का जा रहा है हर महीने का, तो मेरे पास 2,000 बचे। तो फाइनेंशियल लेवरेज भी यही बताता है कि भाई अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आप अपना फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लोगे, आप अपना ब्याज भी कवर कर लोगे, यानी फाइनेंशियल लेवरेज भी कवर कर लोगे। तो इसमें सिर्फ यही चीज बताई जाती है, और ये सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट पे ही फोकस करता है, डेट फाइनेंसिंग में। याद रखना, अगर फर्म के पास ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज है ना, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। समझ में आ रहा है? लोन ज्यादा लिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो इससे शेयर होल्डर की ग्रोथ बढ़ती है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया बेटा, देखो ये एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मेरी 10 रुपए की चाय थी, और मैं 10 रुपए की चाय में डेली मेरी 300 लोग खरीद लेते हैं, मतलब 300 लोगों को मैं पिला देती हूँ चाय। तो यहाँ पे मेरी 3,000 रुपए मेरा, बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है,
कमाई हो रही है मेरी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इससे लेना देना नहीं है, फिक्स कॉस्ट का लेना देना ऑपरेटिंग से होता है। अब सपोज करिए यहाँ पर, और मैं ब्याज देती हूँ, सोचो हर महीने यहाँ पे अगर मैंने ब्याज लिया था, सपोज करो मैं 1000 रुपये ब्याज का देती हूँ, तो आप सोचो कि अगर मैं 1000 रुपये ब्याज का दे देती हूँ तो 1000 काट के मेरे पास 2000 ही बचते हैं, खाली बचते हैं ना 2000। उसमें से सोचो फिक्स कॉस्ट भी कम देनी होती है, बिजली का बिल वगैरह, वो तो खैर ऑपरेटिंग में दिया जाता है। तो मेरे पास 2000 बचे। अब एक बात बताओ, अगर यही सेल्स बढ़ जाए बेटा, अगर ये 10 की चाय की जगह अगर 500 लोग खरीदने लग जाएं, तो मैम 5000 हो जाएगा और 1000 मेरा बिल, तो यानी मेरे पास 4000 का प्रॉफिट है। 4000 का प्रॉफिट यानी सेल्स बढ़ने से ईपीएस बढ़ा, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी आप शेयर होल्डर का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेल्स बढ़ने से दुगना तिगना चीजें बढ़ती हैं, बस ये चीज बताई गई है। फिर आता है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज इज अ कंपनी टोटल रिस्क इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ये दोनों का मिक्सचर होता है, यानी ये पूरी दुकान देखता है, फिक्स कॉस्ट भी देखेगा, आपकी ब्याज भी देखेगा और टोटल रिस्क आपको बताता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं तो दोनों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो तो भी इसका निकल आता है। अब बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड का मतलब यही होता है, जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भाई अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, ये उनका इनाम होता है एक तरीके का। अब कुछ टाइप के डिविडेंड होते हैं, कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड एंड लिक्विडेटिंग डिविडेंड। देखो कैश डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसमें आप डिविडेंड में कैश देते हो, शेयर होल्डर को क्या देते हो, प्रॉफिट आया जैसे आपके पास तो उसमें से आपने कैश दे दिया। दूसरा होता है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड जो होता है, कैश ना देकर आपको एक पत्र दे देते हैं, विश्वास पत्र जिसे बोलते हैं। एक लेटर लिख के दे देंगे और कह देंगे आज हम अभी हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हम 2 महीने में आपको दे देंगे। एक प्रॉमिस लेटर दिया जाता है। बॉन्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जहां पे आपको कैश ये सब नहीं देते, सीधे आपको शेयर्स जैसे होता है ना, ऐसे बॉन्ड दे दिया जाता है बदले में। स्टॉक डिविडेंड या बोनस डिविडेंड वो होता है जहां पर आप यानी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स दे देते हो। डिविडेंड के फॉर्म में क्या देते हो, एक्स्ट्रा शेयर्स दे देते हो। प्रॉपर्टी डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जहां कंपनी अपनी एसेट्स कोई प्रॉपर्टी दे देती है डिविडेंड की जगह शेयर होल्डर को। और लिक्विडेटिंग डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब ये डिविडेंड दिया जाता है। एक एक लाइन में आपको समझा दिया। अब बात करते हैं डिविडेंड थ्योरी की। तो डिविडेंड की दो थ्योरी होती है, रेलेवेंस थ्योरी, इररेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि डिविडेंड अगर हम देते हैं तो हमारी वैल्यू, फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। लेकिन इररेलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि चाहे डिविडेंड दो या मत दो, इससे फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलेवेंस थ्योरी दो लोगों के द्वारा दी गई थी, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, और इररेलेवेंस दी गई थी मोदी गिलानी और आपकी रेजिडुअल थ्योरी बोल देते हैं या ट्रेडिशनल अप्रोच बोला जाता है। तो देखो रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड में वॉल्टर मॉडल बोलता है कि भाई डिविडेंड पॉलिसी हमेशा फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती ही करती है। अकॉर्डिंग टू हिम द डिविडेंड पेमेंट हैज डिफाइनाइट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, हैज टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड देने से कंपनी की वैल्यू पे, फर्म पे अफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, उसकी मार्केट वैल्यू शेयर्स पे भी पड़ता है। ठीक है। इसके अंदर ये दो चीजें को देखने को बताता है, रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसका कॉस्ट रहता है। ठीक है। तो इसमें इन दोनों का रिश्ता बताता है और इन दोनों का रिश्ता बता के वो ये चीज बोलता है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आपका रेट ऑफ, अगर आपकी बेटा कंपनी ग्रोथ की है, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए लिख के बता रही हूँ। अगर आपकी कंपनी बेटा ग्रोथ है, आपकी कंपनी खूब ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप 0 डिविडेंड देंगे। याद रखना, कितना देंगे, 0% डिविडेंड। जब आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही होगी तो आप सारा पैसा अपने पास ही रख लेते हो, आप डिविडेंड नहीं देते। लेकिन जब आपकी कंपनी डिक्लाइन कर रही होती है, गिर रही होती है, तब आप पूरा का पूरा 100% जो है पैसा डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हो शेयर होल्डर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं लिखा है। तो याद रखना, जब ग्रोथ होती है किसी भी कंपनी की तो वो सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं, 0 डिविडेंड देते हैं। और जब डिक्लाइन कर रही होती है कंपनी तो सारा का सारा दे देते हैं डिविडेंड में 100%। इसके वॉल्टर के कुछ असम्पशन है। सबसे पहले, द फर्म डज नॉट यूज डेट और इक्विटी, यानी फर्म सिर्फ अपने खुद के बचाए हुए पैसे का ही इस्तेमाल करेगी रिटेन अर्निंग का, ना डेट लेगी ना इक्विटी लेगी।
फर्म हैज कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न जो रहेगा वो कांस्टेंट माना जाता है। फर्म के पास 100% रिसेंट पे आउट होता है, यानी 100% वो डिविडेंड पे कर देता है। फर्म हैज कांस्टेंट ईपीएस एंड डिविडेंड, उनके पास जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड वो भी कांस्टेंट रहता है। और फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ये आपको अजम्पशंस याद करने हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, डी प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ब्रैकेट में ई माइनस डी यानी अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इस फॉर्मूले को और इस अजम्पशंस को रख लीजिएगा। अब आता है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है द बर्ड इन हैंड थ्योरी। This theory says that the investors give preference to the current income or dividend than to future capital appreciation. ये थ्योरी ये बोलती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको आज का डिविडेंड उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कल का। क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है, वो रहे ना रहे, बाजार बदल जाए। इसलिए वो कहते हैं कि आज जो हमें डिविडेंड मिलना है उसकी वैल्यू ज्यादा है और हम आज के आज ही डिविडेंड लेंगे। हम कल अगर कंपनी कहते नहीं हम आपको 1 साल बाद देंगे या कुछ टाइम बाद दे देंगे, वो कहते नहीं, हमें आज ही चाहिए। करेंट इनकम पे वो लोग बिलीव करते हैं। और ये भी रेलिवेंट थ्योरी ये भी कहता है कि अगर पेमेंट हम करते हैं तो इससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है। अब इसके अजम्पशंस आपको याद रखना है कि फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, यहाँ पे किसी भी तरीके का डेट यूज नहीं करना है, सब कुछ इक्विटी रहेगी। फर्म हैज नो एक्सटर्नल फाइनेंस, बाहर से कोई भी पैसा नहीं लगाना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न इसके अंदर भी कांस्टेंट माना जाता है। फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, यानी फर्म आपकी लंबे टाइम तक चलेगी। देयर आर नो टैक्सेस, यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। कांस्टेंट रिलेशन रेशियो यानी जी इज इक्वल टू बी आर, आपकी ये बराबर रहती है रिलेशन रेशियो। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ग्रोथ रेट से ज्यादा रहेगा। याद रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ये आपको याद रखना है। अब आता है इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। देखो इनमें ना क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, इनमें क्वेश्चन सिर्फ अजम्पशन से आते हैं और कहीं से भी नहीं आते। यहाँ पे आपको सिर्फ अजम्पशंस याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। देखो दोनों थ्योरीज में सब कुछ कांस्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, ईपीएस कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा याद करने का ना झंझट नहीं है। अब मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न कांस्टेंट है, टैक्स नहीं है कोई भी, कांस्टेंट रिलेशन रेशियो है। बस आपको गॉर्डन में ये याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहेगा वो आपका ग्रोथ रेट से ज्यादा रहता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है इसके अंदर। अब बात करते हैं इरिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की इरिलेवेंट थ्योरी यानी वो ये बोलता है कि डिविडेंड पे करो या मत करो, टोटल वैल्यू के फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल वैल्यू जो है, जो फर्म है, वो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से चलती है। आपके इसके से अगर पिज्जा के चाहे 8 टुकड़े करो, चाहे 10 टुकड़े करो, चाहे 4 टुकड़े करो, पिज्जा पिज्जा पूरा गोल ही रहेगा। उसका कहने का मतलब ये है। MM theory says that firm dividend policy has no effect either on the value of firm or shareholder wealth, यानी ना शेयर होल्डर के वेल्थ पे कोई भी फर्क पड़ता है, ना किसी भी फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। अप्रोच ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो सिर्फ अपनी अर्निंग पावर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये भी ये बोलता है कि भाई कंपनी जो है, अगर आप फंड रेज करते हो, अगर आप फंड रेज करते हो थ्रू इक्विटी, मान लीजिए आपने डिविडेंड पे कर दिया है, और डिविडेंड पे करके बेटा आप जो है उस डिविडेंड का जो खर्चा होता है जो आपने पे कर दिया उसकी पूर्ति के लिए आप बाहर से पैसा लेते हो, तो दोनों दो एक दूसरे को काट के न्यूट्रल कर देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आप मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपने फंड्स रेज करे, मान लीजिए आपने फंड और ले लिया, डिबेंचर से ले लिया, तो जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ना बेटा इक्विटी शेयर्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को पता क्या लगता है, अरे कंपनी डेट पे डेट लिए जा रही है, कंपनी कर्जे इतना लिए जा रही है, भैया हमें तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, हमें तो डर लग रहा है डूब गई तो वो ज्यादा रिटर्न मांगने लगती है। इससे क्या होता है, इक्विटी शेयर्स की जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है बेटा, इससे आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। फिर अजम्पशन इसका ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट रहेगा इसके अंदर, यानी यहाँ पे सब मार्केट जो है परफेक्ट है, सब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इन्वेस्टर्स रेशनल है, सबको पता है उन्हें कितना डेट लेना है, इक्विटी लेनी है। कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं होगा, फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, ना कोई रिस्क है यहाँ पे। ये इनके अजम्पशंस है, ऐसा होता नहीं है, ये मान के चलते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, P0 D1 + P1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस KE। फिर आता है रेजिडुअल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड डिसीजन हैज नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ये भी यही बोलता है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में। ठीक है, ये भी यही चीज ये बोलता है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है इसके अंदर कि अगर फर्म जैसे कुछ भी, पहले फर्म को रेजिडुअल थ्योरी ये बोलती है कि अगर मान लीजिए, थ्योरी सिर्फ ये बोलती है कि जो डिविडेंड डिसीजन है ये सिर्फ एक फाइनेंस डिसीजन का पार्ट है, सिर्फ पार्ट है।
क्यों 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 देखो, द फर्म जो है, अगर उसको फाइनेंस की जरूरत होती है, अगर कोई इसको नया इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो बचा के रखते हैं, और अगर उन्हें नहीं जरूरत है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यही तो होना चाहिए कि अगर आपको भाई फाइनेंस की जरूरत है, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ग्रोथ है तो आप रख लो पैसा, नहीं है तो आप बांट दो। ठीक है, तो डिसीजन पे करना है या रिटेन करना है, ये एज अ रेजिडुअल डिसीजन होता है आपका। अगर आप फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का पैसा लगाने का, और हमें यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, है ना, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से तो ज्यादा ही है, तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा कि आप जितना पैसा हो सके इन्वेस्टमेंट में लगा दोगे, अगर कुछ बच जाता है, रेजिडुअल का मतलब अगर कुछ बच जाता है, तो वो बचा कुचा जो है वो आप डिविडेंड पे कर दो। समझ में आ गया? तो बचा कुचा जो है वो आप डिविडेंड पे कर दो। तो यही बोला गया है कि अगर आपकी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो आप रख लो, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर आपके पास इतना पैसा आ गया है, तो अगर क्या आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है और आपका अगर बच भी गया है, तो फिर आप एक काम करो कि जो थोड़ा बहुत बच गया है वो आप डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस आपको यही याद करना है इसमें। सबके अजम्पशंस याद कर लेना और कुछ नहीं है इसके अंदर, मत याद करना, फॉर्मूला याद कर लो। जितना कह रही हूँ उतना याद करो, बस फॉर्मूला याद कर लेना और इनके अजम्पशंस याद कर लेना मॉडल्स के, बस और कुछ आपको याद नहीं करना है। ठीक है, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर सीधे से ये बताता है कि सपोज करिए कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो जो बिजनेस स्टार्ट तो करेंगे बेटा, लेकिन वो जो पैसा लगता है ना बिजनेस के अंदर, वो हमें कहाँ से लाना है, यानी सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे। भाई बिजनेस का सोच तो लिया, पैसा कहाँ से आएगा और किस प्रपोर्शन में आएगा, यानी किस अनुपात में आएगा, डेट ज्यादा होगा या इक्विटी ज्यादा होगी, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। A financial manager choose the source of finance which include minimum risk as well as minimum cost of capital। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर, कोई भी कंपनी जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो सबसे पहले यही देखता है कि ऐसे फाइनेंस, ऐसी जगह से पैसा लिया जाए जहाँ रिस्क कम हो और खर्चा भी कम हो। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल सा मतलब है पैसा उठाना, पर कहाँ से लेना, पैसे कौन से सोर्स से लेंगे, कर्जा लेके लेंगे या अपने दोस्तों से लिया जाएगा, ठीक है ना, या बाहर पब्लिक से पैसा लगवाया जाएगा, कैसे क्या है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द रिस्क अज्यूम्ड बाय द फर्म, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसके अंदर कितना रिस्क है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, वो उसको लागत भी देखनी पड़ेगी कि हम जहाँ से पैसा ले रहे हैं, तो बेटा फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती ना आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे होता है, देखो आप कभी भी किसी से भी पैसा मांगने जाओगे, फ्री में आपको कोई नहीं देने वाला, बदले में जो कीमत आपको चुकानी पड़ती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। इट अफेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, यानी सिंपल सी भाषा में बात करें तो इससे आपका पता चलता है कि आपके पास कितना लिक्विडिटी और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी अगर लिक्विडिटी की बात करें, आपके पास इतना कैश है जो आप डेली खर्चा उससे पूरा कर सके, अपनी लाइबिलिटी पूरा कर सके। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी की बात बोली गई, यानी अगर आपके पास कल को नए मौके आते हैं तो आपके पास इतना एनफ कैश है उसको लेने के लिए, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म, ये इसलिए बोला जाता है बेटा, देखो अगर आप डेट ज्यादा कर्जा पे कर्जा लेते जाओगे तो फिर आपके पास कैश कहाँ बचेगा, क्योंकि कर्जा ले तो लिया है, डेट उसका ब्याज भी तो आप चुकता करोगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये आपको बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा आपको बेस्ट वाला, कि डेट ज्यादा लेना है, इक्विटी लेना है, 50-50 लेना है, कितने रेशियो में लेना है। लास्ट था इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म, अब आपको ये भी देखना है कि कहीं आप इतना ज्यादा इक्विटी ना कर दें कि सारा कब्जा जो है वो शेयर होल्डर ही कर लें आपकी कंपनी पे, इतना भी मत इक्विटी ले लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। फिर है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ द बिजनेस, देखो बिल्कुल बिजनेस का साइज से फर्क तो पड़ता है। अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सोचो उनको लोन कितनी इजिली मिल जाता है, लेकिन अगर मैं जाऊँ लेने तो मुझे कोई लोन देगा कुछ भी नहीं देगा, वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो वही वाली चीजें यहाँ पे बोली गई है कि जैसे आपने ऐड देखा होगा ना टीवी में, बहुत सारी ऐड आती है आजकल, आजकल अभी मैंने देखा है वो पिरामिड फाइनेंस करके एक ऐड आती है, जहाँ पे बोला जाता है कि छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं ना जिनकी, उनको हम लोन देंगे बिना कागजी चीजों के ना। तो आपने वो ऐड देखा होगा, एक बार एक चक्की का ऐड होता है जो कहता है कि चक्की तो बहुत अच्छी चलती है पर हमें कोई लोन नहीं देता, ऐसे ऑटो वाले का ऐड था उसमें। तो ठीक है, तो यही वाली बात है, छोटे छोटे लोगों को तो फिर लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो फर्क तो पड़ता है कि आपका साइज कैसा है बिजनेस का।
दूसरा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस फॉर्म, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपका बिजनेस का कौन सा टाइप है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेले आप मालिक या मालकिन हो, प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, तो ये चीज देखनी पड़ेगी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। या कंपनी बना रखी है आपने, ठीक है, तो इससे भी कैपिटल स्ट्रक्चर फर्क पड़ता है। अब अकेला आदमी कितना लोन कोई देगा उसको, आप बताओ, डेट नहीं ले सकता, एक अकेला आदमी इतना कर्ज तो नहीं ले पाएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही यही होता है कि आप ही ओनर हो, जैसे मेरा ब्यूटी पार्लर है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, ठीक है, मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर, यानी मेरा है सब कुछ, तो पैसे भी मैं ही लगाऊंगी, प्रॉफिट भी मेरा, रिस्क भी मेरा, तो यानी इसमें फिर एक अकेला आदमी इतना डेट नहीं ले सकता। फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये भी देखा जाता है कि अगर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, ठीक है, तो उसको फिर लोन इजिली से दे दिया जाता है, ठीक है। अगर अनस्टेबल है, नुकसान में जा रही है, तो फिर आपको बैंक भी लोन नहीं देती, ठीक है। फिर है डिग्री ऑफ कंपटीशन, अगर हाई कंपटीशन है बेटा तो डेट लेना ज्यादा जरूरी नहीं होता, इतना कंपटीशन चल रहा है, अगर आप कर्जे में डूब गए तो वो ज्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो आप इक्विटी ले लो, ये बताता है आपका कंपटीशन। क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है उधार से रिलेटेड। भाई ऐसी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको उधार बहुत जल्दी मिलता है, जैसे अगर आप रिलायंस ले लो, अगर मुकेश अंबानी लेने जाएंगे क्रेडिट, तो उनको मैं अब क्या मिलेगा नहीं, मैं बहुत इजीली से उधार पे उनको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। फिर है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। देखो स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या होता है, जब आप शुरू शुरू में मार्केट के अंदर आते हो बेटा, तो शुरू शुरू के अंदर आप इतना सारा डेट नहीं ले सकते ना, आ जाओगे आप कम आओगे, ठीक है, आप शुरुआत ही करिए, आपने पहले कर्ज ले लोगे क्या, नहीं मैम, इस टाइम पे तो इक्विटी ली जाएगी, ऐसे ही। लेकिन जब आप मेच्योर स्टेज पे आ जाते हो, स्टैब्लिश हो जाता है आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, आपकी कंपनी अच्छी तरीके से बन जाती है, तो आप डेट आराम से इजिली ले सकते हो। फिर है आपका स्टेट रेगुलेशन। देखो रेगुलेशंस क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जहाँ पे हमारी सरकार है ये नियम लगा देती है कि नहीं आप इससे ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते, आप इससे ज्यादा इक्विटी नहीं ले सकते, 10% से ज्यादा नहीं ले सकते, 20 से नहीं ले सकते, तो ये भी अफेक्ट करता है। फिर है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, में मैनेजमेंट वालों के भी बड़े एटीट्यूड है, यानी इसमें भी बहुत टाइप की कंपनीज होती है। एक तो होती है कंजर्वेटिज्म होती है, जैसे हम लोग की तरह, कुछ लोग बहुत लोग होते हैं जो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं कि नहीं नहीं भैया हम तो बस सेफ रास्ते पे चलेंगे, हमें नहीं लेना रिस्क विस्क, तो ये लोग बेचारे क्या होता है, रिस्क इनको लेना नहीं होता, इसलिए वो डेट लेते ही नहीं है। कुछ कुछ कंपनी होती है बड़ी हाई फाई टाइप होती है, हम नहीं डरते रिस्क लेने से, जैसे लोग होते हैं ना, हम नहीं डरते रिस्क लेने से, चाहे देखा जाएगा, तो वो लोग डेट ले लेते हैं। फिर होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये बोलता है कि आप सस्ते में लोन लेकर अपने इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा करो। नहीं समझ में आया तो मैं समझा देती हूँ। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये होता है पूरा पैसा कर्ज में मत लो। जैसे अगर मान लो मुझे 10 लाख का कर्ज चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं पूरे 10 लाख अपने फ्रेंड से ना लेकर एक काम करती हूँ, 5 लाख अपने फ्रेंड से ले लेती हूँ, 5 लाख अपने बैंक से ले लेती हूँ, तो मुझे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। पूरा मत लीजिए इक्विटी से, आधा लोन डेट लीजिए और आधा आप इक्विटी ले लीजिए। फिर होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो बिल्कुल आपका चेक किया जाएगा, बैंक बिल्कुल देखेगी कि आप भाई कितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, कितना कवर कर रहे हो। अगर वो देखेगी कि भाई आप जो कमा रहे हो ना वो तो 5-6 गुना, जितना आपने लोन लिया उससे तो 5-6 गुना आप कमा रहे हो, तो वो आपको इजिली फिर आपको लोन दे देती है। लास्ट है प्रॉपर मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। देखो आपको दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करनी होगी, डेट और इक्विटी। कहते हैं ना सारे बास्केट एक सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, ये आपने कहावत सुनी होगी, क्योंकि सारे अगर आप रखोगे तो अगर वो टूट गया, बास्केट छूट गई, तो वो सारे अंडे खराब हो जाएंगे, इसलिए उसको 50-50 करके रख लो, आधे डेट आधी इक्विटी, मतलब एक प्रॉपर अच्छे से मिक्स बना के आप रखिएगा तो फायदे में रहेगा। जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट शेयर्स वगैरह में लगाते हो पैसे, अगर जो नहीं लगाते हैं लगाते सबको पता है, मैं बता देती हूँ, उसमें भी यही होता है कि आप ना एक कंपनी पे सारा पैसा मत लगाओ, है ना, आप लोगों ने अगर जानते होंगे तो कैसे क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं एक कंपनी में लगा देते, डूब जाता है, फिर गए टाटा बाय बाय, है ना। लेकिन बहुत लोग जो दिमाग वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ कुछ कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, अगर एक डूब जाएगी तो एक तो है ना प्रॉफिट देने के लिए, तो वो चीज यहाँ पर भूली गई है। कहते हैं ना सारा पैसा अपनी तिजोरी में मत रखो, चोर आया ना तो सारा उठा के ले जाएगा, लेकिन अगर भाई कुछ पैसे आप अपने बेड के नीचे, कुछ पैसे मम्मी किचन में छुपा के रखती है, तो आपका कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, है ना, ये चीज भूली गई है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सोर्स होता है, एक तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पर होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का कोई लेना देना नहीं होता कैपिटल स्ट्रक्चर में। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इसके अंदर दो है, प्रोप्राइटर फंड और बोरोड फंड। प्रोप्राइटर फंड मतलब मालिक का पैसा, मालिक का पैसा, जैसे इक्विटी कैपिटल, आपके दोस्त ने शेयर खरीदा, अब वो शेयर होल्डर हो गया आपको, या आपने किसी को भी दिया, आपने शेयर्स बेचे, वो शेयर होल्डर है, मालिक का पैसा, ठीक है। एक प्रेफरेंस कैपिटल होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, वो भी आपके मालिक बन जाते हैं। एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, आपका आपका बचत, आपकी सेविंग्स, आपके बचे हुए पैसे आप लगा रहे हो, वो हो गया। और बोरोड फंड होता है मतलब मांगना जाकर उधार, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला डिबेंचर्स हो गए, बैंक में जाके लोन लेना हो गया, ये होते हैं आपके बोरोड फंड, जो मांगे हुए पैसे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे आती है आपकी अप्रोचेस। अप्रोच आपकी चार टाइप की होती है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल एंड एमएम, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक है। चलो इसको वन बाई वन पढ़ लेते हैं।
देखो सबसे पहले आता है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच याद कर लीजिएगा, डेविड डूरन ने ही दी थी। इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इन अदर वर्ड्स, अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल लीड टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, डेविड डूरन सीधे ये बोलते हैं कि देखिए अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज लाते हैं, डेट इक्विटी के अंदर कोई भी आप चेंज लेकर आते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो कंपनी की वैल्यू है बेटा वो बढ़ जाएगी। कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी आपका जो खर्चा होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके एजम्पशंस पे भी आते हैं। तो एजम्पशन सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो आप कर्ज लेते हो ना वो आपको सस्ता पड़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैम कर्जा कभी सस्ता कैसे हो सकता है। देखो कर्जा बिल्कुल सस्ता है अगर आप बाहर से, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर से पैसा लगाकर बिजनेस में लगाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, ना कि आप खुद का पैसा लगाओ या फिर इक्विटी अपने दोस्तों का पैसा लेके लगाओ, वो आपको नुकसान दे सकता है। कैसे मैम, देखिए कर्जा कैसे सस्ता हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको बैंक मिनिमम 8% 9% इंटरेस्ट में कम से कम भी दे देती है आपको ब्याज। ठीक है, आपको आप इतने पे देना। लेकिन जो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, आपने अपने शेयर्स बेचे सपोज करिए किसी को भी, तो वो पता है 15 to 20% शेयर मांगता है मुनाफा, वो ज्यादा मांगता है। तो इसीलिए आपको डेट सस्ता है, बट रिस्की कौन है, डेट ही है। रिस्की है लेकिन सस्ता है डेट। ठीक है, साथ में बोला गया है ड्यू टू चेंज इन द लेवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट डू नॉट चेंज। ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ चार्ट के थ्रू, जिससे आपको ये अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो आप सबसे पहली लाइन बेटा यहाँ पे देख रहे हो, सबसे नीचे वाली लाइन देखो। तो सबसे नीचे वाली लाइन यहाँ पर दी हुई है डेट की। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि बेटा आप कितना भी लोन ले लीजिए, आप कितना भी लोन ले लीजिए, इसमें आपको इंटरेस्ट फिक्स ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 10 करोड़ का लोन लिया तो आपसे ज्यादा ले लिया जाएगा इंटरेस्ट, है ना, या फिर आपने कम लिया है तो आपसे कम लिया जाएगा, नहीं, फिक्स रहता है। जैसे आप लोग एफडी कराते हो या जो भी आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो सेम ही रहता है ना, चाहे कितने पैसे भी बैंक में अकाउंट में डाल लो, सेम इंटरेस्ट देती है बैंक, तो वही चीज है, इसलिए ये कांस्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर वाली लाइन की बात करूँ, ये भी बेटा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये भी आपका फिक्स रहता है। देखिए कितना आपको प्रॉफिट, कितना जो भी इक्विटी है आपका फिक्स रहता है कि हम तो भैया 10% ही लेंगे, 50% लेंगे। जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा डेट ले लिया तो वो मांगने लग जाएंगे कि हमें भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हो ना जो नीचे झुक रही है, ये बोल रही है जैसे जैसे आप डेट ज्यादा लोगे, जैसे जैसे आप डेट डेट यानी आपका कर्जा समझ लीजिए, जैसे जैसे आप डेट बाहर से लोगे ज्यादा ज्यादा, वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है बेटा वो आपकी बढ़ेगी। और ये जो नीचे गिर रही है ना, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर रही है। ठीक है, यानी आपका लागत का खर्चा वैसे वैसे कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया क्योंकि डेट सस्ता क्यों होता है। ठीक है, सस्ता इसलिए होता है आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इक्विटी लेते हो तो बेटा वो परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, मुनाफा फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है। ठीक है, तो ये यही ग्राफ बताया गया था बीच वाली लाइन, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू तो फर्म की बढ़ती है, लेकिन आपकी जो ग्राफ देख रहे हो नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो बेटा बहुत ही कम होती चली जाती है। यानी आपका लागत का खर्चा, बाहर से आपने पैसा उठाया है, आपको कम ब्याज में देना पड़ेगा, यानी कम खर्चा लग रहा है। ठीक है, वो चीज ये ग्राफ बताता है। दूसरी अप्रोच है इसका उल्टा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एकदम उल्टा है। ये भी डेविड डूरन ने दिया था, पर इन्होंने यहाँ बोला ये थ्योरी है इररिलेवेंट। पहली वाली थ्योरी थी रेलिवेंट यानी काम की है, अब ये है इररिलेवेंट, यानी इस थ्योरी में बोलते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर ये बोला गया है चाहे आप कितना भी डेट ले लीजिए आपका कुछ भी बदला नहीं जाएगा। चाहे आप कितना भी डेट ले लीजिए ना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलेगा ना आपकी वैल्यू बढ़ेगी फर्म की। लेकिन पहले तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर आप ज्यादा डेट लेते हो तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये उल्टा ही बोल रहे हैं। देख लो अपनी बातों से पलट गए खुद ही, है ना। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप ज्यादा डेट लेते हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट के अंदर। ये चीज यहाँ भूली गई है। अगर आप ये ग्राफ देखो ढंग से तो इस ग्राफ के नीचे देखो, इन्होंने नीचे नीचे बोला है डेट वाली लाइन, तो डेट वाली लाइन जो है ये बोल दी गई है कांस्टेंट है भाई, आप जितना भी लेते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। बीच वाली लाइन जो इन्होंने दी हुई ये भी इन्होंने बोला है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने जितना पैसा उठाया है वो भी आपका सेम ही खर्चा रहने वाला है, डेट ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पे। लेकिन जो ये आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो बेटा, ये ऊपर वाली लाइन बढ़ क्यों रही है, उन्होंने ये बोला है जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे
जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे बेटा रिस्की है, इसीलिए ये लाइन ऊपर बढ़ रही है। उन्होंने बोला आप जैसे जैसे कर्जा बढ़ाओगे कहीं ऐसा ना हो बेटा कि आपको नुकसान हो जाए, ज्यादा डेट लेना भी सही नहीं होता। उन्होंने ये चीज बोली है। बस उन्होंने ये बोला है कि मार्केट में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आपकी वैल्यू में और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन आपका जो फर्क आने वाला है वो किस में आएगा, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा डेट लिए बेटा तो कहीं ऐसा ना हो इक्विटी शेयर होल्डर डरने लगे, शेयर होल्डर ये बोले भाई ये तो कंपनी डुबा ना देंगे, अब तुम हमें और मुनाफा दो, हमें अब 15% लेते थे अब हमें 25 दो, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा है, तुम तो इतना डेट पे डेट ले जा रहे हो कंपनी। तो ये रिस्क यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए ये लाइन ऊपर जा रही है। ठीक है, फिर आते हैं आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। इसके दो अप्रोचेस होती है बेटा। ये जो है इसका क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा है, टैक्स के ऊपर ज्यादा है इसका। ये बोलता है कि यहाँ पे दो अप्रोच होती है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, एक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहले ये बोलता है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है तो नहीं है तो आपको एनआई वाली अप्रोच करनी पड़ेगी, एनओआई वाली। ठीक है, यहाँ पर अगर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स ले ही नहीं रहे हैं बेटा हम, तो हमें एनओआई वाली अप्रोच जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है यही अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर टैक्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कितना भी डेट लेते रहो, कोई आपके मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीज है। बस थोड़ा अजम्पशंस दिया हुआ है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होते हैं, यानी यहाँ पर मक्खन की तरह मार्केट है, आराम से इजिली से ट्रांजेक्शन करिए, रिस्क नहीं रहता है, सब कुछ परफेक्टली होता है। होमोजीनियस रिस्क है, यानी सब तरीके के अगर एक सेम टाइप की कंपनीज है बेटा तो उनके रिस्क नेचर सब सेम होंगे। एक्सपेक्टेशन अबाउट नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी आपको पता है कि आपको आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको पता है यहाँ से आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। 110% पे आउट रेशियो रहता है बेटा यहाँ पर, यानी जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो सब डिविडेंड के थ्रू आप इक्विटी शेयर होल्डर्स वगैरह को बांट देते हो, अपने पास कुछ बचा के नहीं रखते, और कोई टैक्स नहीं लगता। चलो ये तो हो गई एनआई अप्रोच, एनओआई वाली अभी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बोला गया है कि बेटा एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास टैक्सेस नहीं लगता है ना तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेज प्रोसेस आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू दिस थ्योरी वैल्यू ऑफ अ फर्म मस्ट बी कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ लेवरेज डेट इक्विटी रेशियो, दिस कैन बी जस्टिफाइड बाय आर्बिट्रेज प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क्यों फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको तो बता दिया कि नहीं चेंज होगी आपकी वैल्यू, नहीं बढ़ा जाएगा कुछ भी, पर कैसे। देखो ऐसे होता है, इसके अंदर यहाँ पे खेल है, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे दो कंपनीज होती है बेटा, एक डेट लेती है एक डेट नहीं लेती है, तो एक महंगी कंपनी होगी एक सस्ती होगी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे तो रहेगी ना भाई, एक आपकी महंगी रहती है एक आपकी सस्ती रहेगी कंपनी। तो अब आप क्या करोगे, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, महंगी कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं और सस्ती कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो हो गया बराबर। तो अब ये ऐसी वैल्यू कर देते हैं कि दोनों कंपनी बराबर आ जाती हैं, दोनों कंपनी क्या हो जाती है, बराबर आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंपनीज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है। महंगी वाली कंपनी के बेच दो और सस्ती वाले के खरीद लो, तो फिर दोनों कंपनियां आ जाएंगी बराबर पे, बराबर पे आ जाएंगी, यानी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अब आता है कि कॉर्पोरेट टैक्स मैम यहाँ पर है, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इसे बोला जाता है फिर तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फिर तो वो पहला वाला यूज कर लो, एनआई अप्रोच। ठीक है, तो जिसमें क्या बोलते थे कि मैम फर्म की अगर आप डेट लेते हो ज्यादा ज्यादा तो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है, देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करो। अगर आपने सपोज करो यहाँ पे बैंक से लोन लेते हो ना आप, लेकिन जब उसमें टैक्स लग जाता है ना तो वो और सस्ता हो जाता है। कैसे मैम सस्ता हो जाता है, देखो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो सीधे आपसे 10% टैक्स ले लिया सरकार ने, ठीक है ना, तो सीधे आप 1 लाख पे 10% टैक्स दे दोगे। लेकिन अगर यहीं पे आपने लोन ले रखा है ना, सपोज करिए 1 लाख पे आपने 20,000 का लोन ले रखा है, तो सरकार कहेगी भैया लोन वाला अमाउंट काट कर जो पैसा बचता है उस पे आप टैक्स दे दो, तो देखो आपका टैक्स बच गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ बेनिफिट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स की वजह से यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स फायदा करता है। क्योंकि अब देखो 1 लाख में से उन्होंने बोला आप अपना ब्याज वाला पैसा हटा दो, तो अगर आप 20,000 ब्याज दे रहे थे बेटा, तो 1 लाख में से 20,000 हटा दो, अब आप 80% पे 80,000 पे आप 10% टैक्स दोगे। तो अब सपोज करिए कि आपने 8,000 दे दिया, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं ले रहे थे, यानी टैक्स नहीं था, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, तो आप 1 लाख पे 10% दे रहे थे, 10,000 दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपने लोन ले लिया, डेट ले लिया, तो उन्होंने बोला कि आप अपने ब्याज के पैसे हटा दीजिए और फिर टैक्स दे दीजिए, तो ये तो सस्ता पड़ गया और सस्ता हो गया हमें तो 1 लाख में से आप अपने 20,000 ब्याज के हटा दो, 80,000 बचे, 80 का 10%, 8,000 देना पड़ेगा, 2,000 का मुनाफा। तो यहाँ पे इसलिए टैक्स बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट ऑफ टैक्स है, तो इससे सस्ता टैक्स हो गया, फॉर्म की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है,
फिर होता है लास्ट आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है मिड वे बिटवीन द नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जो पहली आपको बताई थी मैंने नेट इनकम वाली, और जो दूसरी बताई थी नेट ऑपरेटिंग, उनके बीच का रास्ता है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसलिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पर ये बोला जाता है इट टेस्ट दैट अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड रिड्यूस इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप टू अ पॉइंट, बट बियॉन्ड दैट पॉइंट यूज ऑफ फ्यूचर डेट विल नीड टू राइज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी यहाँ पर ये बोला गया एट दैट पॉइंट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम। तीन स्टेज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने ये बोला गया है इस अप्रोच में कि ठीक है आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप डेट ले रहे हो, लेकिन एक पॉइंट तक ही डेट लेना। अगर उससे ऊपर गए या उससे ज्यादा लिया ना बेटा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी जो कम हो रहा था ना, वो इतना बढ़ जाएगा ना कि घाटे में जाओगे। यानी एक हद तक आप कर्जा ले सकते हो बेटा, अगर आपने ज्यादा लिया तो फिर खतरे की घंटी। ठीक है, उसी पॉइंट को कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसमें तीन स्टेज होते हैं बेटा। पहला स्टेज होता है दिस स्टेज, जहां पर आपका फाइनेंशियल लेवरेज जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करता है, आप डेट लेते हो, आपका कैपिटल कम होता है, खर्चा कम होता है, वैल्यू बढ़ती है। तो फर्स्ट स्टेज पे बिल्कुल आपका सही है, आप लो डेट, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज टू पे आते हैं बेटा, तो स्टेज टू पे जब आप थोड़ा सा और डेट बढ़ा देते हो, तो इससे फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, आपका सेम ही रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहता है, फॉर्म भी सेम ही रहती है। और यही ये पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रक्चर पॉइंट। यहाँ आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी आपकी फर्म, और ना ही इससे ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो पाएगी बेटा, यहीं पे लगा दो फुल स्टॉप। ये आपको समझ लो वार्निंग वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। और स्टेज थ्री होती है बेटा इंक्रीज इन डेट विल लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप इससे ऊपर गए तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे खतरे में कि आपने इतना लोन ले लिया है, बैंक भी आपको रेट बढ़ा देगी इंटरेस्ट का। बैंक बोलेगी भाई कर्जे में हो चुका है, और दो तुम इंटरेस्ट, अब इससे काम नहीं चलेगा, अगर आप कुछ आगे पैसा लेते हो तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा देगी। इक्विटी शेयर होल्डर बेचारे कहेंगे अब हमको डबल ट्रिपल चाहिए, तुम तो बेटा लॉस में हो गए, हमें भी डुबा दोगे। ठीक है, ये स्टेज देखो, तो फर्स्ट स्टेज बिल्कुल ठीक है, आपको फायदा रहेगा। सेकेंड स्टेज जो रहेगा सेम रहेगा, चेंज नहीं रहता, सेम ही हो जाता है, बस बोल देते हैं बेटा यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। थर्ड स्टेज में देखो चीजें बढ़ गई ना, ये देखो ऊपर एकदम से बढ़ गई, यानी अब आपका खर्चा डबल ट्रिपल, आप रिस्क की पे डेंजर वाली चीजों में आप घुस चुके हो, तो ये आपको नहीं करना है, ये ट्रेडिशनल बताती है। फिर आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच मार्केट वैल्यू पर शेयर आपकी मैक्सिमम रहेगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे रहने वाली है, और आपका जो खर्चा है वो इसी पॉइंट पे सबसे कम होने वाला है। अगर इससे बढ़ा दिया तो फिर आप गए। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी यहाँ पे पूछ लिया जाता है कभी कभी, फीचर साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बेटा, सिंपल होना चाहिए। ये नहीं पता चला सबसे भीड़ भाड़ कर लिया आपने, कहाँ से लोन लिया है, कहाँ से आपने कर लिया, इतना नहीं, सिंपल रखो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है बेटा, आपका ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कल को अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट हो तो आपके पास इतना प्रॉफिट मिनिमम आपने बचा रखा हो कि आप अपना डेट भी पूरा चुका दो, और आपके पास पैसे हो ताकि आप अपने नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर सको। मिनिमम रिस्क रखिएगा, बिल्कुल एक पॉइंट तक लीजिएगा, है ना, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो रिस्की हो जाएगा। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला डेट यहाँ तक ही लीजिएगा, जब तक आपका खर्चा कम चल रहा हो तब तक ही लो। सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतना आपके हाथ में कैश होना चाहिए कि आप अपने खर्चे पूरे कर सको, ये नहीं पता चला कुछ है ही नहीं हाथों में। रिटेनिंग कंट्रोल, इतना मत दे देना किसी को कि सारा कंट्रोल कोई और ले ले, आपके हाथ से छूट जाए, इतनी इक्विटी मत देना किसी को। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ये देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बैंक आपको लोन लेते टाइम कुछ कंडीशंस रख देती है कि 5 साल के अंदर अंदर आपने नहीं दिया तो आपको तिगुना जुर्माना देना पड़ेगा, या आपको ये करना पड़ेगा, शर्त नहीं लेनी है किसी भी तरीके की आपको। ठीक है, तो ये सारे होते हैं क्वालिटी ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।